नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी आपकी निरंतर जारी है और उसी के सिलसिले में हम आपको लगातार यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू करवा रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज अगला वीडियो लेकर मैं आया हूं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुके हैं जिनको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यूज को देखेंगे, जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज को देखेंगे और उनका विधिवत रिवीजन करेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलने की संभावना होगी। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना, फालतू की बकवास बिल्कुल भी नहीं करना। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर जाकर आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। क्वेश्चन नंबर 131 है कि निम्नलिखित नेटवर्क उपकरणों का उनके उद्देश्य से मिलान कीजिए। एक तरफ डिवाइस दी गई है, दूसरी तरफ उद्देश्य दिए गए हैं और उनका आपको मिलान करना है। यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। राउटर यह नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है और अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। स्विच यह लोकल नेटवर्क के भीतर उपकरणों को एक दूसरे से जोड़ता है। मॉडेम यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। एक्सेस पॉइंट की अगर बात की जाए तो यह वायरलेस सिग्नल भेजकर वाईफाई कवरेज का दायरा बढ़ाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए का 4 नेटवर्क ट्रैफिक को निर्देशित करता है कौन? राउटर। स्विच क्या करता है? उपकरणों को कनेक्ट करता है। मॉडेम क्या करता है? मॉडेम आपका डिजिटल सिग्नलों को परिवर्तित करता है और एक्सेस पॉइंट वाईफाई कवरेज बढ़ाता है। अगला प्रश्न है आपका कि फायरवॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? फायरवॉल केवल इनकमिंग ट्रैफिक की निगरानी करता है। फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को रोक सकता है। फायरवॉल सभी प्रकार के साइबर हमलों को रोक सकता है। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी। 2 और 4 यहां पर आपके सही है। फायरवॉल इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिकिंग को की निगरानी करता है, इसलिए कथन एक गलत है। यह सभी प्रकार के हमलों को नहीं रोक सकता, जैसे सोशल इंजीनियरिंग, इसलिए कथन 3 भी गलत है। कथन 2 और 4 सही है क्योंकि यह अनधिकृत पहुंच को रोकता है और हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क में सबनेट मास्क का कार्य क्या है? यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। आईपी एड्रेस को नेटवर्क और होस्ट भागों में विभाजित करता है। सबनेट मास्क का मुख्य कार्य एक आईपी एड्रेस को 2 भागों में पहचानना है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। यह नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बड़े नेटवर्क को छोटे सबनेट्स में विभाजित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि डीएनएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। डीएनएस आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। यूपी ट्रिपल एससी 2025 का प्रश्न है, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की फोन बुक की तरह काम करता है। यह मानव द्वारा पढ़े जाने वाले डोमेन नामों जैसे google.com, uptripplec.gov.in इस प्रकार के जो नाम होते हैं को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले आईपी एड्रेस जैसे 142.250.190.46 में मैप या कन्वर्ट करता है। जो आपको अपने पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट करने देता है, वो क्या है? वाईफाई, इंटरनेट, चैट, हब या इनमें से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एससी 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, वाईफाई। वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीकी है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके बिना किसी भौतिक केबल या सीधी लाइन के आपके डिवाइस को राउटर और उसके माध्यम से इंटरनेट से जोड़ती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो ए और बी ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आपको मिलान करना है। यूपी ट्रिपल एससी कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन
सी, ये सही सुमेलित है। सिंप्लेक्स चैनल का काम क्या है? केवल एक दिशा में सिग्नल भेजता है। हाफ डुप्लेक्स एक समय में एक दिशा में सिग्नल भेजता है। फुल डुप्लेक्स चैनल दोनों दिशाओं में एक साथ सिग्नल भेजता है। पॉइंट टू पॉइंट चैनल दो उपकरणों के बीच सीधा कनेक्शन है। मल्टी पॉइंट चैनल कई उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनकी व्याख्या अगर समझते हैं तो सिंप्लेक्स क्या है? एक तरफा संचार होता है, जैसे रेडियो में होता है। आप रेडियो में संचार सुन सकते हैं, अपनी तरफ से भेज नहीं सकते। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ लेकिन एक समय में एक, ऐसा वॉकी टॉकी में होता है। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ एक साथ होता है, जैसे मोबाइल फोन हो गया। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है? सीधा कनेक्शन होता है, डेडिकेटेड लिंक। मल्टी पॉइंट क्या होता है? एक साझा लिंक होता है, जैसे आप ग्रुप वीडियो कॉल करते हैं, जूम पर मीटिंग करते हैं, ये सब क्या है? मल्टी पॉइंट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित का मिलान करें स्तंभ ए से स्तंभ बी। ठीक है, ये आपको मिलान करना है और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन बी। ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या है? अधिकृत उपयोगकर्ताओं की पहुंच नियंत्रित करता है। फाइल मैनेजमेंट टूल्स क्या काम करते हैं? तो ये फाइलों को स्थानांतरित व प्रबंधित करने के उपकरण है। फाइल इंफॉर्मेशन क्या है? ये फाइल का नाम, आकार आदि का विवरण है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है? सिक्योरिटी मैकेनिज्म फाइल की अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच रोकता है। फाइल एसेस प्रोटेक्शन क्या है? तो अधिकृत उपयोगकर्ताओं की पहुंच नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके यहां पर सही हो जाते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या है? फाइल ओवरराइटिंग से सुरक्षा है, तो पहले का सी है। ठीक है, दूसरे का डी है और तीसरे का आपका यहां पर ई है, चौथे का ए है और पांचवें का आपका बी है। क्लियर है आपको? डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फाइल सिस्टम के संगठन को दर्शाता है। फाइल मैनेजमेंट टूल्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल इंफॉर्मेशंस में मेटा डेटा होता है। सुरक्षा तंत्र डेटा की सुरक्षा और पहुंच को कंट्रोल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपके कंप्यूटर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच से जोड़ता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम टेलीफोन लाइनों के माध्यम से इंटरनेट डेटा भेजने के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है, जिससे कंप्यूटर वैश्विक टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ पाता है। यूपी प्लस सी होम्योपैथिक का प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि समानांतर पोर्ट में एक बार में कितने बिट डेटा भेजे जाते हैं? पैरेलल पोर्ट में 4 बिट, 2 बिट, 1 बिट या 8 बिट? होम्योपैथिक का प्रश्न है और सही उत्तर है ऑप्शन डी, 8 बिट। समानांतर पोर्ट एक साथ कई तार का उपयोग करते हैं, जिससे यह एक समय में 8 बिट यानी कि 1 बाइट डेटा भेजने में सक्षम होता है। इसका उपयोग पुराने प्रिंटर्स में अधिक होता था। इसके विपरीत सीरियल पोर्ट एक बार में केवल 1 बिट डेटा भेजता है। अगला प्रश्न है आपका स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलाना है और ये आपके सही सुमेलित है। ठीक है, यहां पर आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैसेज एप्लीकेशन के बीच संदेश के नियम की बात करता है। चैनल यूटिलाइजेशन संचार चैनलों का कुशल उपयोग है। पैकेट्स क्या होते हैं? बड़े संदेशों को छोटे भागों में तोड़ना। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? पते जैसी जानकारी वाला डेटा। मैसेज लेंथ क्या होती है? संदेशों का आकार होती है। पैकेट्स डेटा का एक छोटा हिस्सा जिसमें एड्रेस और मुख्य डेटा होता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नियमों का समूह जो डेटा संचार को नियंत्रित करते हैं। चैनल यूटिलाइजेशन का अर्थ है बैंडविड्थ का सर्वोत्तम उपयोग। अगला प्रश्न है आपका कि एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? ये पूछा गया है कनिष्ठ सहायक खाद्य 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। एचटीटीपीएस क्लाइंट और सर्वर के बीच आदान प्रदान किए गए डेटा को एनक्रिप्ट करता है, बिल्कुल सही है। एचटीटीपी एचटीटीपीएस की तुलना में कम सुरक्षित एन्क्रिप्शन प्रदान करता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी की लेयर नहीं होती है। एचटीटीपीएस एसएसएल और टीएलएस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। ठीक है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस बिना जोखिम के एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं, जो कि गलत है। एचटीटीपी में जोखिम है लेकिन एचटीटीपीएस में सिक्योरिटी को लेकर जोखिम कम है। ठीक है,
HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये डेटा को एनक्रिप्ट करता है। HTTP असुरक्षित है क्योंकि इसमें डेटा सादे टेक्स्ट में भेजा जाता है। इन दोनों को एक दूसरे की जगह बिना जोखिम के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है आपका कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए OSI मॉडल लेयर्स का सही क्रम क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ? नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या एप्लीकेशन लेयर, ये आपसे पूछा गया है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर आएगा आपका नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। ऊपर से नीचे के क्रम की अगर बात की जाए तो सबसे ऊपर आएगा एप्लीकेशन, उसके बाद प्रेजेंटेशन, फिर आएगा सेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नेटवर्क लेयर और फिर आएगी डेटा लिंक लेयर और उसके बाद आती है फिजिकल लेयर। अगला प्रश्न है आपका कि नेटवर्किंग में मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP, SNMP, POP3, SMTP। यूपीट्रिपलसी कनिष्ठ सहायक खाद्य 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और IMAP का उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि SMTP का उपयोग मेल सर्वर का से ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो SMTP का उपयोग किसके लिए आता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। यह मेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उपयोगकर्ता के कनेक्शनों के आकार और शक्ति को संदर्भित करती है? यूपीट्रिपलसी कनिष्ठ विश्लेषक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सोशल ग्राफ। सोशल ग्राफ एक मानचित्र है जो लोगों और उनके बीच के संबंधों, दोस्त, परिवार, फॉलोअर्स आदि को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एक उपयोगकर्ता दूसरे से कैसे जुड़ा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस से संगत टीवी या मॉनिटर पर निर्बाध स्क्रीन शेयरिंग सक्षम करता है? ब्लूटूथ, HDMI, वाईफाई डायरेक्ट, मीराकास्ट या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मीराकास्ट। मीराकास्ट एक वायरलेस डिस्प्ले मानक है जो वाईफाई का उपयोग करके स्मार्टफोन या टैबलेट की स्क्रीन को टीवी या प्रोजेक्टर पर मिरर या शेयर करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है आपका कि TCP/IP मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एप्लीकेशन लेयर में HTTP और FTP जैसे प्रोटोकॉल शामिल हैं। डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है। नेटवर्क लेयर उपकरणों के बीच पैकेटों की रूटिंग के लिए उत्तरदायी है। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP का उपयोग करके विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है। गलत पूछा गया तो गलत है ये। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका ये हो जाएगा क्योंकि यहां पर गलत पूछा गया था कौन सा गलत है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है। OSI मॉडल की पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर ये दूसरी लेयर होती है। इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो यह बन जाता है SMTP सर्वर, SMTP क्लाइंट, पीयर, मास्टर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, SMTP क्लाइंट। जब एक सर्वर दूसरे सर्वर को डेटा भेजता है तो भेजने वाला सर्वर उस प्रक्रिया के दौरान क्लाइंट की तरह व्यवहार करता है और प्राप्त करने वाला सर्वर सर्वर की तरह। ईमेल के मामले में इसे SMTP क्लाइंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी संदेश की अखंडता सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाती है? डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिजिटल सिग्नेचर प्रोटोकॉल, मैसेज डाइजेस्ट या इनमें से कोई नहीं? कनिष्ठ विश्लेषक का पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि संदेश के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, यानी कि उसकी अखंडता जांचनी है, उसकी इंटीग्रिटी जांचनी है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग प्रमाणीकरण और अखंडता दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से अखंडता के लिए डाइजेस्ट मूल आधार है।
अगला प्रश्न है आपका कि HTTP 404 एरर शब्द क्या दर्शाता है? यह भी कनिष्ठ विश्लेषक में पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सर्वर पर अनुरोध संसाधन नहीं मिल सका। HTTP 404 एक मानक रिस्पांस कोड है जिसका अर्थ है कि क्लाइंट सर्वर के साथ संचार करने में सक्षम था, लेकिन सर्वर वह चीज नहीं खोज सका जिसका अनुरोध किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संक्षिप्त नाम IMPS का क्या अर्थ है? 2025 का यह भी प्रश्न है, नेत्र परीक्षण अधिकारी में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS भारत में एक तत्काल अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा है। अगला प्रश्न है आपका कि SMTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेत्र परीक्षण अधिकारी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक कौन है? तो आप सभी को पता है, ये है ऑप्शन सी, टिम वर्नर्स ली। जूनियर असिस्टेंट 2023 में पूछा गया था। 1989 में इन्होंने WW का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह भी जूनियर असिस्टेंट का प्रश्न है। तो आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित इंटरनेट तत्वों का उनके संबंधित मुख्य उद्देश्य से मिलान कीजिए। सूची 1, सूची 2 दी गई है। UPSC एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी। ठीक है, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का डी और चौथे का सी ऑप्शन आपका सही है। IMAP उपयोगकर्ताओं को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुंचने की अनुमति देता है। वेब सर्वर वेबसाइटों और अन्य वेब सेवाओं को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। केबल मॉडेम की अगर बात की जाए तो एक हार्डवेयर उपकरण जो इंटरनेट एक्सेस की अनुमति देता है। खोज इंजन यानी कि सर्च इंजन सॉफ्टवेयर या सेवा जो वेब पेज खोजने और प्राप्त करने में सहायता करती है। तो सर्च इंजन के नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उदाहरण के लिए गूगल है, बिंग है, याहू है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लूटूथ मुख्य रूप से डेटा संचार के लिए किसका उपयोग करता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों की। ब्लूटूथ एक कम दूरी का वायरलेस तकनीकी है जो डेटा भेजने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों का उपयोग करती है। यह आमतौर पर 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल एन्क्रिप्टेड हो? SMTP ओवर TLS, SMTP, POP3, FTP, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न भी एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, SMTP ओवर TLS। TLS का होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। जब इसे SMTP के साथ जोड़ा जाता है तो यह ईमेल ट्रांसमिशन को सुरक्षित यानी कि सिक्योर बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक नेटवर्क को उसके प्राथमिक कार्य से मिलाइए। तो ए को 2 से मिलाना है। लिंक्डइन किस लिए प्रयोग होता है? ट्विटर किस लिए उपयोग होता है? ई संजीवनी किस लिए उपयोग होता है? माई जो जीओबी वेबसाइट है भारतीय सरकार की, वो किस लिए उपयोग होती है? तो ये सारे ऑप्शन आपके सही सुमेलित हैं। लिंक्डइन व्यावसायिक नेटवर्किंग और कैरियर विकास के लिए एक सोशल मीडिया है। ट्विटर जो वर्तमान में एक्स के नाम से जानी जाती है, सार्वजनिक अपडेट और चर्चाओं के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। ई संजीवनी दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन पहल है। माई गवर्नमेंट शासन में नागरिक भागीदारी के लिए क्राउड सोर्सिंग मंच है। तो सही उत्तर है ऑप्शन आपका बी। अगला है आपका कि अभिकथन ए है कि एक VPN सभी बाहरी पर्यवेक्षकों से उपयोगकर्ता डेटा को पूरी तरह से अज्ञात कर देता है। कारण दिया गया है VPN उपयोगकर्ता और VPN सर्वर के बीच डेटा एन्क्रिप्ट करता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है आपका। ए गलत है लेकिन आर सही है। VPN डेटा एन्क्रिप्ट जरूर करता है लेकिन यह पूरी तरह से अज्ञात नहीं बनाता, क्योंकि VPN प्रदाता आपकी गतिविधियों को देख सकता है, इसलिए अभिकथन गलत है। मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर आपका बी है। अगला प्रश्न है आपका कि ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत किस वर्ष और किस व्यक्ति द्वारा की गई थी?
यूपी ट्रिपल एस सी मंडी सचिव का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1979 माइकल एल्ड्रिच ने। माइकल एल्ड्रिच ने 1979 में ऑनलाइन शॉपिंग या टेली शॉपिंग का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एफडीआई के विकास ने ई कॉमर्स को किस दशक में बढ़ावा दिया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1960 के दशक में। ईडीआई का विकास 1960 के दशक में शुरू हुआ था, जिसने व्यवसायों के बीच डिजिटल रूप से डेटा साझा करने की अनुमति दी। अगला प्रश्न है आपका कि पहली महत्वपूर्ण ई कॉमर्स कंपनी कौन मानी जाती है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, कंप्यूसर्व, ईवे या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी कंप्यूसर्व। कंप्यूसर्व 1969 पहली ऐसी कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक मेल और बाद में ई कॉमर्स सेवाओं की नींव रखी। अगला प्रश्न है आपका कि प्रत्येक डिजिटल वित्त शब्द को उसके प्राथमिक कार्य से मिलाइए। 162 प्रश्न है और ये आपका यहां पर पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। डिजिटल वॉलेट डिजिटल मुद्रा संसाधित और लेन देन की सुविधा देने के लिए सॉफ्टवेयर। ब्लॉकचेन क्या है? सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रखने की सुविधा प्रदान करता है। पेमेंट गेटवे क्या है? ऑनलाइन भुगतान को सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? शर्तें पूरी होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वचालित करना। ठीक है। अगला है आपका प्रश्न कि अभिकथन ए डिजिटल वॉलेट सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सक्षम करते हैं। कारण दिया गया है कि डिजिटल वॉलेट केवल एन्क्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपसे पूछा गया है। मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। डिजिटल वॉलेट सुरक्षित होते हैं, लेकिन वे केवल एन्क्रिप्शन पर नहीं बल्कि टोकनाइजेशन और बायोमेट्रिक्स पर भी निर्भर करते हैं। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्लास है और यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगला प्रश्न है आपका कि ई कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे संभव बनाने में सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है। तो मुख्य उद्देश्य है इसका इंटरनेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ई कॉमर्स में समय और दूरी जैसी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? डाक व्यवस्था, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, कुरियर सेवाएं, मैनुअल रिकॉर्ड प्रणाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी। इंटरनेट और डब्ल्यू के कारण दुनिया भर में कनेक्टिविटी आसान हो गई है, जिससे भौतिक दूरी का महत्व कम हो गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C, बिजनेस टू बिजनेस B2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो यहां पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यूपी ट्रिपल एस सी लेखा परीक्षक 2025 का प्रश्न है। बिजनेस टू बिजनेस विशुद्ध रूप से ई कॉमर्स का हिस्सा है, जबकि अन्य विकल्प सरकारी सेवाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक तत्कालिक भुगतान प्रणाली है जो छुट्टियों के दिनों में भी 24 घंटे संचालित रहती है। IMPS, RTGS, UPI, नेफ्ट। तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर IMPS। IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस भारत में 24/7 रियल टाइम फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। UPI भी करती है, वो मोबाइल से फंड ट्रांसफर होता है। देखिए यूपीआई में क्या होता है, आपको बैंक अकाउंट और IFSC कोड की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आपको एक वर्चुअल आईडी की जरूरत पड़ती है, जिसको आप यूपीआई आईडी कहते हैं। उससे आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि जो IMPS है, इसमें फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंकिंग एप्स की जरूरत पड़ती है। ATM मशीन से भी आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं IMPS के द्वारा। इंटरनेट बैंकिंग IMPS का काम करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा G2C ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है। सरकार से सरकार संचार मंच, सरकार कर्मचारियों के लिए डिजिटल भुगतान पोर्टल, ऑनलाइन टेक्स्ट फाइलिंग, सरकारी कार्यों के लिए सुरक्षित दस्तावेज विनिमय या उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक 2025 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग सरकार द्वारा सीधे नागरिकों को दी जाने वाली सेवा है G2C। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटोकॉल का एक लेयर्ड
सेट कौन सा है? टीसीपी आईपी, अर्पानेट, नेटवर्क, वैन। तो टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल का लेयर है और यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? जूनियर स्टैंड 2023 में पूछा गया है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर दस्तावेजों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। अगला प्रश्न है आपका कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भारत में एक त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसके लिए कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, रियल टाइम गॉस सेटलमेंट, तत्काल भुगतान सेवा। यूपी ट्रिपल एस सी एक्सरे टेक्नीशियन 2024 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका कि डीडीओएस हमले डब्ल्यू पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हमलों के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या है? एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों में कमजोरियों का दोहन, उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का उल्लंघन, नेटवर्क उपकरणों के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के साथ छेड़छाड़, अत्यधिक ट्रैफिक द्वारा लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना। यूपी ट्रिपल एस सी मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, अत्यधिक ट्रैफिक द्वारा लक्ष्य सर्वर को, जिस पर टारगेटेड सर्वर है उसको ओवरलोड कर देना। हमले जो होते हैं इस प्रकार के वो कई सोर्स से आते हैं और सर्वर पर भारी ट्रैफिक भेजा जाता है ताकि वह क्रैश हो जाए। अगला प्रश्न है आपका कि जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन करता है? यूपी ट्रिपल एस सी मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक पहुंच अनुरोध का निरंतर सत्यापन। जीरो ट्रस्ट का सिद्धांत कभी भरोसा ना करें, हमेशा सत्यापित करें। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? यह भी मंडी सचिव का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, असामान्य पैटर्न और विसंगतियों का पहचान करना। मशीन लर्निंग डेटा में विसंगतियों की पहचान करके संभावित खतरों को संकेत देती है। अगला प्रश्न है आपका कि जीरो डे भेद्यता से क्या तात्पर्य है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी। ये भी आपका यूपी ट्रिपल एस सी प्रावधिक सहायक 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है ऐसी कमजोरी जिसे हमलावर जानते हैं लेकिन विक्रेता ने पैच नहीं किया है। जीरो डे वह सुरक्षा भेद्यता है जिसके बारे में डेवलपर को पता नहीं होता है और जिसका फायदा हमलावर उठाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक सोशल मीडिया अकाउंट जो ऑटोमेशन का उपयोग करके गलत सूचनाओं को बार बार बढ़ाता और फैलाता है उसे प्रायः क्या कहा जाता है? ये जूनियर असिस्टेंट 2025 में पूछा गया प्रश्न है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, बॉट। सोशल वोट स्वचालित अकाउंट होते हैं जो एल्गोरिथम का उपयोग करके पोस्ट, शेयर या लाइक करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य क्या कहलाता है? वायरस, स्पैम, ईमेल, हैकिंग। सही उत्तर है ऑप्शन आपका डी, हैकिंग। हैकिंग किसी सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? डॉस अटैक्स, सॉलिसिटिंग, स्टॉकिंग, फिशिंग। यूपी ट्रिपल एस सी दंत स्वास्थ्य विज्ञान 2025 का प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार का साइबर खतरा है जिसमें धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेश भेजकर संवेदनशील डेटा चुराया जाता है। अगला प्रश्न है ये आपका कथन और ये आपका सूची पर आधारित है, ठीक है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ यहाँ पर साइबर अटैक का टाइप दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी डिफिनीशन दी गई है। होम्योपैथिक का पेपर हुआ था 2025 में, उसका प्रश्न है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे सीरियल से लगे हुए हैं, सुमेलित हैं। रैंसमवेयर क्या होता है? डेटा को फिरौती के लिए एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। फिशिंग धोखाधड़ी ईमेल भेजकर डेटा चुराता है। की लॉगिंग कीबोर्ड इनपुट कैप्चर करता है। डीडीओएस सर्वर को ट्रैफिक से ओवरलोड करता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम कंप्यूटर वायरस को क्या कहा जाता है? यह भी 2025 में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका बी, क्रीपर। क्रीपर दुनिया का पहला वायरस माना जाता है जो 1971 में अर्पानेट पर फैला था। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का मैलवेयर स्वयं प्रतिकृति
सेल्फ रिप्लिकेशन बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। यूपिटर प्लस सी खनिष्ठ विश्लेषक 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उसका सही नाम है वर्म। वर्म वह मेलवेयर है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के नेटवर्क में खुद की प्रतियां बनाकर फैलता है, विकल्पों में यह नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है साइबर एथिक्स। ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। साइबर एथिक्स ऑनलाइन वातावरण में सही और गलत व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि उस साइबर सुरक्षा हमले को क्या कहा जाता है जो कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित कर एक बड़ा नेटवर्क बनाता है? इसका जो सही उत्तर है आपका वो सही हो जाएगा बी, बोट नेट अटैक। ये जूनियर असिस्टेंट 2023 का प्रश्न है। बोटनेट संक्रमित कंप्यूटरों का एक बड़ा नेटवर्क है जिसे हैकर रिमोट से कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कथन दिया गया है कि री लर्निंग में एंजल ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखते हैं। कारण दिया गया है री लर्निंग एल्गोरिथम केवल प्रशिक्षक के लेवल पर निर्भर करती है। यूपिटर प्लस सी मंडी सचिव 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए सही है, लेकिन आर गलत है। री लर्निंग फीडबैक और रिवार्ड पर आधारित है, ना कि सुपरवाइज्ड लेबल्स पर। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी संचार तकनीकी अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो आईओटी अनुप्रयोगों में लोकप्रिय है? यूपिटर प्लस सी सहायक स्टोर कीपर 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ए, लोरा वैन। लोरा वैन का उपयोग आईओटी उपकरणों के लिए किया जाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि यह बहुत कम पावर खर्च, लो पावर कंजम्पशन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी सिस्टम में गेटवे की भूमिका को सबसे सही रूप में कौन सा कथन दर्शाता है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, इट रूट्स फिल्टर एंड सिक्योर डेटा बिफोर क्लाउड। आईओटी गेटवे डेटा को क्लाउड पर भेजने से पहले उसे फिल्टर और सुरक्षित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन टू मशीन संचार के लिए सबसे उपयुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है? तो मशीन टू मशीन के लिए सबसे उपयुक्त प्रोटोकॉल ऑप्शन ए सही है आपका, MQTT। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी में कौन सा घटक कंट्रोल सिग्नल को भौतिक क्रिया में बदलता है? सेंसर, गेटवे, एक्चुएटर, प्रोसेसर। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, एक्चुएटर। एक्चुएटर वह उपकरण है जो बिजली या सिग्नल को यांत्रिक गति में बदलता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में टोकनाइजेशन से क्या तात्पर्य है? यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 2025 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए, टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करना। टोकनाइजेशन टेक्स्ट को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से जिगबी तकनीकी के साथ सही आईईई मानक कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, IEEE 802.15.4। ठीक है, जबकि 802.11 वाईफाई के लिए है। अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी की कौन सी विशेषता उपकरणों को वातावरण के अनुसार स्वतः अनुकूलन होने में सक्षम बनाती है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सेल्फ एडेप्टिंग डायनामिक नेचर। स्व अनुकूलन विशेषता के कारण आईओटी उपकरण बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी आर्किटेक्चर में आईओटी गेटवे मुख्य रूप से किसके बीच एक सेतु यानी कि ब्रिज के रूप में कार्य करता है? यूपी ट्रिपल सी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सेंसर और क्लाउड स्टोरेज प्रोसेसिंग के बीच पुल का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्देश्य मशीनों को मानव की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। कारण दिया गया है एआई में इंटेलिजेंट एजेंट्स पर आधारित शोध किया जाता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका ए, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य मानव जैसी बुद्धिमत्ता विकसित करना है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। कारण दिया गया है डीप लर्निंग बहुस्तरीय न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है, मल्टी लेयर्ड न्यूरल नेटवर्क्स।
सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। डीप लर्निंग अपनी जटिल लेयर्स के कारण अत्यधिक कठिन कार्यों को करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है आपका कि एल्गोरिथम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। 195 प्रश्न है। यूपिटर प्लस सी लेखा परीक्षक 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी स्टेप्स। एक एल्गोरिथम किसी समस्या को सुलझाने के लिए चरण दर चरण स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डेटा बिना लेबल का होता है। कारण दिया गया है इसका उद्देश्य डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स और क्लस्टर्स को पहचानना होता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। दोनों सही है, व्याख्या भी सही करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन ए रीइंफोर्समेंट लर्निंग फीडबैक आधारित लर्निंग होती है। कारण दिया गया है इसमें एजेंट रिवार्ड और पेनाल्टी के आधार पर सीखता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अच्छे काम के लिए रिवार्ड और गलत के लिए पेनाल्टी मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन वीक एआई के को केवल एक विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कारण दिया गया है कि वीक एआई में मानव जैसी आत्म जागरूकता पाई जाती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। वीक एआई श्री जैसे एलेक्सा में कोई आत्म जागरूकता नहीं होती है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को डेटा से सीखने की क्षमता दी जाती है। कारण है मशीन लर्निंग की शुरुआत 1959 में हुई थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या सही है दोनों सही है लेकिन व्याख्या गलत है। ये कारण नहीं हो सकता है। दोनों तथ्य सही है लेकिन 1959 में शुरुआत होना इस बात की व्याख्या नहीं है कि मशीनें कैसे सीखती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है। यह भी आपका 2025 में पूछा गया प्रश्न है यूपिटर प्लस सी द्वारा। सही उत्तर है बी ऑप्शन ह्यूमनॉइड्स। ह्यूमनॉइड्स वे रोबोट हैं जिनकी शारीरिक बनावट और व्यवहार मनुष्यों जैसा होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वाकई में रोबोट्स को मनुष्यों जैसा डिजाइन करना चाहिए या मशीन है तो वो मशीन के रूप में ही दिखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन ए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण माना जाता है। कारण बताया गया है कि अप्लाइड एआई का उपयोग केवल सैद्धांतिक अनुसंधान तक सीमित होता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अप्लाइड एआई का उपयोग वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए होता है, ना कि केवल अनुसंधान के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है। फिटनेस ट्रैकर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट थर्मास्टेट। यूपिटर प्लस से दंत स्वास्थ्य विज्ञान 2025 का प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उदाहरण नहीं है। ये सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर होता है, जबकि आईओटी डिवाइस विशिष्ट सेंसर आधारित स्मार्ट उपकरण होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो एआई पर आधारित है कि मशीन लर्निंग शब्द 1959 में अर्थर सैमुअल द्वारा दिया गया था। कारण है कि उन्होंने आईबीएम में ऐसा प्रोग्राम बनाया जो अनुभव से सीखता था। सही उत्तर है आपका ए। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। आर्थर सैमुअल ने चेकर्स प्रोग्राम बनाया था और उन्होंने ही एमएल शब्द गढ़ा था, यानी कि मशीन लर्निंग। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन दिया गया है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल्ड डाटा का उपयोग किया जाता है। कारण दिया गया है इसमें आउटपुट पहले से ज्ञात होता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एक शिक्षक की तरह है जहां हमारे पास इनपुट के साथ साथ सही आउटपुट भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस ढांचे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यूपिटर प्लस सी दंत स्वास्थ्य विज्ञान 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो गूगल की लाइब्रेरी है जो एमएल और डीप लर्निंग के लिए बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, तो ये सारे आपके हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो एआई आधारित हैं। ये आज के जो समय चल रहा है आपके एग्जाम में एआई आधारित प्रश्न बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा असंरचित डेटा का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, स्प्रेडशीट लेबल। यूपिटर प्लस सी दंत स्वास्थ्य विज्ञान 2025 का प्रश्न है। स्प्रेडशीट लेबल टेबल में डेटा रो और कॉलम में व्यवस्थित होता है, इसलिए संचरित डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अगला प्रश्न है आपका के मीन्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है, तो ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। के मीन्स क्लस्टरिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड तरीका है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपसमूह है। ये अभिकथन है। कारण दिया गया है कि मशीन लर्निंग में मशीन बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। कारण और कथन दोनों सही है और व्याख्या भी सही करते हैं। एआई एक बड़ा क्षेत्र है, मशीन लर्निंग उसी के अंदर आने वाली एक तकनीकी है। अगला प्रश्न है आपका कि एक्सेल में किसी श्रेणी में मान खोजने और संबंधित मान लौटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यूपिटर प्लस सी दंत स्वास्थ्य विज्ञान 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। बी लुकअप डेटा टेबल में वर्टिकल रूप से डेटा सर्च करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित यानी कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बीच मुख्य अंतर क्या है। यह भी आपका 2025 का प्रश्न है, यूपिटर प्लस सी द्वारा पूछा गया था। सही उत्तर है आपका डी। पर्यवेक्षित लर्निंग लेबल्ड डेटा का उपयोग करती है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल्ड डेटा का उपयोग नहीं करती है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर है आपका बी, AWS IoT कोर अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न है आपका कि बड़े पैमाने के अनुप्रयोग के लिए माइक्रो सर्विस को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। यह भी आपका 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका सी। माइक्रो सर्विस स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देते हैं, इंडिपेंडेंट स्केलिंग की अनुमति देते हैं, इसलिए इनको प्राथमिकता दी जाती है। माइक्रो सर्विस में ऐप के विभिन्न भागों को अलग अलग स्केल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण आधारित है। कथन है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा अलग हो सकते हैं। कारण दिया गया है टेस्टिंग डेटा का उपयोग मॉडल की परफॉर्मेंस जांचने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। ट्रेनिंग डेटा से मॉडल सीखता है और टेस्टिंग डेटा से हम उसकी सटीकता जांचते हैं। अगला प्रश्न है आपका डीप लर्निंग किसका सबसेट है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मशीन लर्निंग का। ठीक है, एआई के अंदर आएगा मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित एल्गोरिथम को उनके प्राथमिक उद्देश्यों से मिलान कीजिए। एक तरफ एल्गोरिथम है, दूसरी तरफ पर्पज है। ये भी प्रश्न आपके यूपिटर प्लस सी होम्योपैथिक 2025 का प्रश्न है और ये सभी सही सुमेलित हैं। डिजकस्त्रा एल्गोरिथम ये ग्राफ में सबसे छोटा पद खोजता है। एईएस डेटा को सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट करता है। क्विक सॉर्ट डेटा को कुशलता पूर्वक सॉर्ट करता है। पेज रैंक वेब पेजों को रैंक करता है। अगला प्रश्न है आपका कि NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है। यह भी 2025 में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ए, पुराने सिस्टम के साथ बेहतर संगतता। FAT32 एक पुराना फाइल सिस्टम है जो विंडोज, मैक और लिनक्स के पुराने वर्जन के साथ अच्छी तरह काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन है के नियरेस्ट नेबर KNN को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम कहा जाता है। कारण है KNN ट्रेनिंग फेज में कोई एक्सप्लिसिट मॉडल तैयार नहीं करता है। सही उत्तर है आपका ए। दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करते हैं। KNN एक आलसी लेजी है क्योंकि यह ट्रेनिंग के दौरान कुछ नहीं करता, सारा काम प्रेडिक्शन के समय करता है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग में सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। एल्गोरिथम का सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। 2025 का प्रश्न है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन डेटा माइनिंग का अर्थ बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग तकनीकों का प्रयोग है। कारण है डेटा माइनिंग हिडन पैटर्न्स और यूजफुल इंफॉर्मेशन खोजने में मदद करता है। सही है आपका दोनों और व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि NEGP की आर्किटेक्चर में कितनी परतें शामिल है। यूपिटर प्लस सी 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है 4। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP आर्किटेक्चर की मुख्य रूप से 4 परतें होती हैं। इन 4 परतों में उपयोगकर्ता परत आती है और आपकी एप्लीकेशन यानी कि टेक्नोलॉजी परत आती है, फिर आती
आती है आपकी सेवा परत और इंफ्रास्ट्रक्चर परत। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आउटपुट लेवल्स पहले से दिए जाते हैं, कारण है यह हिडन पैटर्न्स खोजने पर आधारित होती है। अगला है सही उत्तर है आपका ए गलत है लेकिन आर सही है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेवल्स नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीकी आधार रेखा है, तो ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी ब्लॉकचेन। यूपीट्रिपलएससी कनिष्ठ विश्लेषक 2025 का प्रश्न है। ब्लॉकचेन तकनीकी ही बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का आधार है। अगला प्रश्न है आपका KNN एल्गोरिथम को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम क्यों कहा जाता है, तो सही उत्तर है आपका ये ट्रेनिंग में कोई मॉडल नहीं बनाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है, भौतिक प्रतियां या ब्लॉकचेन। यूपीट्रिपलएससी कनिष्ठ 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका डी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन डेटा को अपरिवर्तनीय और सुरक्षित बनाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि सुपरवाइज्ड के लिए लेबल चाहिए, अनसुपरवाइज्ड बिना लेबल के काम करता है, रीइंफोर्समेंट रिवार्ड पर आधारित है। तो यहाँ पर आपके जितने भी कथन हैं वो सही हैं या नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तीनों कथन आपके सही हैं। चौथा कथन यहाँ पर लिखा नहीं है, मिस हो गया है, पर तीनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही उत्तर है आपका बी, मशीन लर्निंग AI का एक उप समूह है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का क्या अर्थ है। यह यूपीट्रिपलएससी नेत्र परीक्षण अधिकारी 2025 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। टैग और रीडर का उपयोग करके वायरलेस तरीके से वस्तुओं की पहचान करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी परत सीधे डेटा सेट से डेटा प्राप्त करती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, इनपुट लेयर। न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर वह पहली लेयर होती है जो बाहरी डेटा को स्वीकार करती है। अगला प्रश्न है आपका कि न्यूरल नेटवर्क में वेट्स अपडेट करने के लिए किस एल्गोरिथम का उपयोग होता है। सही उत्तर है आपका बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क को सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है आपका कि IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए सामान्यतः किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जूनियर असिस्टेंट 2023 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका ब्लूटूथ। ब्लूटूथ और वाईफाई IoT में वायरलेस डेटा ट्रांसफर के लिए सबसे आम है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा AI अनुप्रयोगों का लाभ करने के लिए सामान्यतः उपयोग में नहीं की जाती है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पर्ल। पर्ल का उपयोग AI में कम होता है, जबकि पाइथन, LISP और प्रोलॉग बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग में डीप शब्द का क्या अर्थ है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मल्टीपल हिडन लेयर्स, बहुत स्तरीय परतें। शब्द हिडन लेयर्स की अधिकता को दर्शाता है। जो डीप शब्द है वो हिडन लेयर्स की अधिकता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डीप लर्निंग मॉडल मुख्य रूप से किस संरचना का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है, कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि MS वर्ड में व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। ये एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। सही उत्तर है आपका मेल मर्ज। मेल मर्ज का उपयोग बल्क ईमेल या लेटर भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अभिकथन जॉफ्री हिंटन को फादर ऑफ मशीन लर्निंग कहा जाता है। कारण दिया गया है कि उन्होंने डीप लर्निंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सही उत्तर है आपका ये, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करते हैं। जॉफ्री हिंटन को वास्तव में AI और डीप लर्निंग का जनक माना जाता है। ठीक है, जॉफ्री इनका इसको उच्चारित करेंगे। और ये वीडियो आप लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये 235 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसमें यूपीट्रिपलएससी की PYQs थे, इंटरनेट पर आधारित प्रश्न थे, कंप्यूटर के सिस्टम पर आधारित प्रश्न थे, MS वर्ड, MS एक्सेल और इसके अलावा AI पर बहुत सारे आधारित प्रश्न थे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा, आपने पूरे सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रही बात PDFs, तो स्क्रीन पर आपको एक WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप WhatsApp मैसेज करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम पर मैसेज करने का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि कैसे आपको PDFs मिलेंगी। देखिए PDF का कंटेंट बिल्कुल सेम अच्छी क्वालिटी का रहने वाला है जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और तैयारी करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं और हमारा सहयोग सदैव आपके साथ रहेगा। जय हिंद, जय भारत।